ड्रिंक खरीदते वक्त मुझे एक अजीब बात पता चली। मैं हर बोतल के जीतने की संभावना देख सकता था। मैंने टेस्ट करने के लिए 100% वाली बोतल उठाई और उसे खोला। अंदर सच में एक और ड्रिंक का इनाम निकला। अब मुझे अपनी ताकत पर यकीन हो गया। फिर मैंने जानबूझकर 0% वाली बोतल उठाई। उसमें सच में शुक्रिया निकला, यानी मेरी ताकत बिल्कुल सही थी। खुशी से मेरा उछलने का मन हुआ, लेकिन कैशियर को शक न हो इसलिए मैं शांत बना रहा। फिर मैंने एक तरफ रेड टीपी और दूसरी तरफ बोतलों की संभावना देखता रहा। थोड़ी देर में मैं बिना ढक्कन वाली दर्जन से ज्यादा ड्रिंक्स लेकर निकल गया। कंपनी लौटकर मैंने ये ड्रिंक्स सहकर्मियों में बांटने की सोची। तभी दरवाजे से चीखने की आवाज आई। महिला बॉस ने युआन के को देर से आने पर डांटा और ऊपर से सहकर्मियों को रिश्वत देने का आरोप लगा दिया। उसने साफ कह दिया कि काम नहीं करना तो तुरंत दफा हो जाओ। सहकर्मी डरकर अपनी मेजों पर लौट गए और मैं अकेला खड़ा रह गया। लेकिन इस बार मेरे चेहरे पर लाचारी नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान थी। बॉस कुछ कहती उससे पहले ही मैंने ड्रिंक उठाई और सीधे उसके चेहरे पर फेंक दी। सबकी हैरान निगाहों के बीच मैं मुड़ा और वहां से चला गया। अब जब मैं सफलता की दर देख सकता था तो नौकरी करना मेरे लिए नामुमकिन था। कंपनी से बाहर निकलते ही मैंने सोचा इस क्षमता से पैसे कैसे कमाऊं। तभी मेरे दिमाग में पहला ख्याल आया रत्न सट्टेबाजी। इत्तेफाक से जियांगहाई शहर में एक छोटा रत्न सट्टेबाजी बाजार था। कहा जाता था कि वहाँ के पत्थर म्यांमार से आते थे और वहाँ एक कहावत भी मशहूर थी, एक कट में फकीर एक कट में अमीर। लेकिन अब मेरे लिए सिर्फ एक ही नतीजा था, एक कट में अमीर बनना। मैंने तुरंत टैक्सी बुलाई और सीधे बाजार पहुंच गया। अंदर जाकर मैंने एक खाली कोना ढूंढा और फोन में अपना बैलेंस देखा। सिर्फ 1200 युआन। इतने पैसों में प्रीमियम एरिया तो दूर, मिड रेंज पत्थरों का चूरा भी नहीं खरीदा जा सकता था। लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं हुई। मैं सीधा सबसे बाहरी किलोग्राम सामग्री क्षेत्र में चला गया। यहाँ बची कुची छंटन किलो के हिसाब से बिकती थी। 99.9% पत्थर साधारण होते थे, लेकिन मेरे लिए यही खजाना था। मैंने गहरी सांस ली, नजर पत्थरों के ढेर पर टिकाई और तभी मेरी आंखों के सामने जादुई सफलता दरें चमकने लगी। लेकिन सैकड़ों पत्थर और हर एक के ऊपर सिर्फ 0%। मैंने सिर हिलाया। किलोग्राम सामग्री सच में घटिया थी। फिर भी मैं रुका नहीं। एक पत्थर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर बार वही 0%। 10 मिनट बीत गए, आंखें थकने लगी, लेकिन एक भी 100% वाला पत्थर नहीं मिला। आखिरकार मैंने दूसरा स्टॉल देखने के लिए कदम बढ़ाया। तभी मेरी नजर कोने में पड़े एक मामूली से पत्थर पर गई। मैं रुक गया क्योंकि उसके ऊपर साफ साफ चमक रहा था 100%। मेरी धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। बेपरवाही से पत्थर उठाया और मालिक से कीमत पूछी। मालिक ने बिना सिर उठाए बताया कि किलोग्राम सामग्री में 200 युआन देकर कोई भी पत्थर चुना जा सकता है। मैंने तुरंत पैसे दिए और पत्थर लेकर पास की कटिंग मशीन की ओर बढ़ गया। पत्थर देखते ही अनुभवी मिस्त्री हंस पड़ा। उसे लगा मैं पहली बार आया हूँ और ऐसा बेकार पत्थर चुन लाया हूँ जिसे काटना भी बिजली की बर्बादी है। पास खड़े आदमी ने भी मजाक उड़ाया। उसे पत्थर में हरापन या पन्ने का जरा भी निशान नहीं दिख रहा था। उसका दावा था कि अगर इसमें से कुछ निकला तो वह खुद कटिंग मशीन खा जाएगा। लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बस मिस्त्री से पत्थर को बीच से सीधा काटने को कहा। उस्ताद जी ने यह सुना तो मजबूरी में सिर हिलाया, पत्थर को सही जगह सेट किया और मशीन चालू कर दी। कान फाड़ देने वाली रगड़ के साथ कटिंग शुरू हुई, लेकिन सिर्फ 1 मिनट बाद ही मशीन रुक गई। अनुभवी मिस्त्री ने लापरवाही से पीछे से कपड़ा उठाया और सामने की जगह पहुंची। अगले ही पल उनकी धुंधली आंखें तांबे की घंटी जितनी बड़ी हो गईं, हाथ तक कांपने लगे। हरा रंग आ गया था, सच में हरा रंग दिख रहा था, यानी मुनाफा हो गया था। और गौर से देखने पर पता चला कि यह नो जाओ यानी नुआस जेड था। आकार छोटा जरूर था, लेकिन लॉकेट या अंगूठी का ऊपरी हिस्सा बनाने के लिए काफी था। जो बुजुर्ग अभी कटिंग मशीन खाने की बात कर रहे थे, अब उनकी आंखें फटी रह गईं। वे तुरंत मेरे पास पहुंचे और 3000 युआन देकर यह सामग्री खरीदने की पेशकश कर दी। अंदर ही अंदर मुझे बहुत मजा आ रहा था, लेकिन चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। सिर्फ 200 युआन के 3000 हो जाना, रिटर्न सच में शानदार था। फिर भी मैं जानता था कि ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। ये तो सिर्फ पूंजी जमा करने का पहला कदम था, इसलिए मैंने खुशी खुशी सौदा पक्का कर लिया। जैसे ही 3000 युआन खाते में आए, मैं सीधे मिड रेंज एरिया की ओर बढ़ गया। यहाँ के कच्चे पत्थर बाहर वाले पत्थरों से काफी बेहतर दिख रहे थे। उनके छिलकों पर धुंधले सोंग हुआ और मांगदाई जैसे निशान भी दिखाई दे रहे थे। मैंने तुरंत अपनी सफलता की दर वाली क्षमता से पूरा बाजार स्कैन करना शुरू किया। पन्ना निकलने की संभावना 0%, अगला पत्थर 0%। फिर इसी तरह आधा घंटा बीत गया। आखिरकार मैं एक स्टॉल के सामने रुक गया। स्टॉल के बीचों बीच तरबूज के आकार का एक कच्चा पत्थर रखा था और उसके ऊपर वही नंबर चमक रहा था जिसने मेरी धड़कन बढ़ा दी। पन्ना निकलने की संभावना 100%। मैंने पास जाकर ध्यान से देखा, नीचे एक छोटी लाइन भी थी, किस्म हाई आइस टाइप। मेरा दिल जोर से धड़का। ये ग्लास टाइप के बाद सबसे बेहतरीन किस्मों में से एक थी। अगर ये सच में कटकर निकल आया तो कुछ 10,000 नहीं बल्कि 1-1.5 लाख युआन तक मिल सकते थे। मैंने गहरी सांस ली और पत्थर की ओर इशारा करके कीमत पूछी। सामने दुबला पतला अधेड़ मालिक था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। साधारण कपड़े देखकर शायद उसे लगा कि मैं इसे खरीदने की हैसियत नहीं रखता। उसने रुखे अंदाज में बताया कि यह पुरानी खदान का माल है और इसकी कीमत सीधे 28,000 युआन है। ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। मेरी जेब में सिर्फ 3000 युआन के करीब थे। 28,000 तो दूर, उसके फुटकर भी नहीं थे। मैं सोच ही रहा था कि कहीं और जाकर पहले पैसे का इंतजाम करूं। तभी मेरी नजर की कोर अचानक मेज के पाए के नीचे पड़े एक लंबे पत्थर पर गई और उस पर भी एक लाइन तैर रही थी। पन्ना निकलने की संभावना 100%। नीचे लिखा था किस्म आइस नुआस फ्लोटिंग फ्लावर। ये देखकर मेरे मन में खुशी छा गई। सचमुच भगवान किसी के लिए सारे रास्ते बंद नहीं करता। मैंने जानबूझकर निराश होकर सिर हिलाया और 28,000 युआन को बहुत महंगा बताकर खरीदने से इनकार कर दिया। फिर जानबूझकर पैर उस लंबे पत्थर
पत्थर से टकराया और ऐसे जताया जैसे गलती से ठोकर लग गई हो। मैंने मालिक से मजाक में कहा कि यह लंबा बेकार पत्थर कुत्ते के दांत घिसने के काम आ सकता है, तो वह कितने में देगा। मालिक ने बताया कि वह पत्थर उसने मेज के पाए के नीचे लगाने के लिए रखा था, फिर भी अगर मुझे चाहिए तो 800 युआन में दे देगा। मैंने तुरंत कीमत कम करके 300 युआन कर दी। थोड़ा मोल भाव हुआ और आखिरकार मालिक मान गया। मैंने तुरंत QR कोड स्कैन किया, 300 युआन दिए और पत्थर उठाकर फिर कटिंग मशीन के सामने पहुंच गया। लेकिन इस बार मैंने मिस्त्री से कटवाने के बजाय ग्राइंडिंग मशीन मांगी, क्योंकि सफलता की दर से मुझे पहले ही पता था कि इस पत्थर की बाहरी परत के बिल्कुल पास पन्ना मौजूद है। अगर सीधे कटिंग मशीन लगाई तो अंदर का पन्ना खराब हो सकता था। मैंने खुद पत्थर पर खिड़की बनाने के लिए ग्राइंडिंग शुरू की। ग्राइंडिंग व्हील घूमते ही एक नीले हरे रंग की चमक धीरे धीरे बाहर आने लगी और अगले ही पल जो बाजार अभी तक शोर से भरा था वहां अचानक सन्नाटा छा गया। फिर चारों तरफ से ठंडी सांसें खींचने की आवाजें आने लगी। हे भगवान, ये तो आइस नुआस टाइप है और यह तैरती हुई आपके साथ है। इसका पानी और बेस दोनों कमाल के हैं। उसी समय पत्थर का मालिक वहां से गुजर रहा था। यह नजारा देखते ही उसके हाथ का थर्मस सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेज के पाए के नीचे लगाने के लिए 300 युआन में बेचा गया उसका बेकार पत्थर सचमुच शानदार आइस नुआस टाइप निकलेगा। मैं अभी पत्थर को पूरी तरह साफ भी नहीं कर पाया था कि आसपास बड़ी बड़ी ज्वेलरी कंपनियों के खरीदार जमा हो गए। कोई 20,000 की बोली लगा रहा था तो कोई 40,000। देखते ही देखते एक मोटे मालिक ने 50,000 युआन की पेशकश कर दी और तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की बात कही। लोगों की लालची निगाहें देखकर मेरे मन में ठंडी मुस्कान आई। सफलता की दर से मुझे पहले ही पता था कि यह पत्थर 60,000 युआन तक बिक सकता है, लेकिन मुझे यह भी पता था कि अभी ज्यादा लालच ठीक नहीं। 50,000 युआन मेरे लिए आगे की पूंजी के तौर पर काफी थे, इसलिए मैंने तुरंत 50,000 वाली बोली स्वीकार कर ली। फोन पर 50,000 से ज्यादा का बैलेंस देखते ही मैंने गहरी सांस ली। नौकरी छोड़ने के 2 घंटे भी नहीं हुए थे और मैं एक लाचार आदमी से 50,000 युआन की बचत वाला बन चुका था। सुपर पावर होने का एहसास सच में शानदार था। लेकिन तभी मेरी नजर आसपास खड़े कुछ संदिग्ध लोगों पर पड़ी। वे मुझे घूर रहे थे। रत्न सट्टेबाजी की दुनिया का पानी बहुत गहरा था। अगर मैं हर बार इसी तरह जीतता रहा तो शायद यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने बिना रुके लोगों की लालची निगाहों के बीच वहां से दूरी बना ली। बाजार से बाहर निकलते निकलते दोपहर के 1 बज चुके थे। मैंने सोचा पहले कुछ अच्छा खाकर खुद को पार्टी देता हूँ, लेकिन गली के मोड़ पर पहुंचते ही मेरी नजर लॉटरी की दुकान के बाहर लगी भीड़ पर पड़ी। पता चला दुकान में स्क्रैच कार्ड का नया स्टॉक आया था। कई लोग मेज पर झुके कार्ड खुरच रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी नहीं बल्कि निराशा थी। रह रह कर ताने और गालियां सुनाई दे रही थीं। ये देखकर मैं रुक गया और मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। रत्न सट्टेबाजी में पैसा जरूर था, लेकिन लगातार जीतने पर लोग जल्दी शक करने लगते। स्क्रैच कार्ड में मामला अलग था। यहाँ बड़ा इनाम मिल भी जाए तो लोग उसे बस किस्मत मानेंगे। शुरुआती पूंजी बढ़ाने के लिए यह तरीका ज्यादा सुरक्षित था। मैं दुकान के अंदर गया। मालिक छोटे छोटे इनाम बदलने में व्यस्त था। मैं काउंटर के सामने खड़ा हुआ और सजे हुए अलग अलग स्क्रैच कार्ड देखने लगा। अगले ही पल वही जानी पहचानी सफलता की दरें मेरी आंखों के सामने तैरने लगी। 0%, फिर 0% और फिर 100%। इनाम 10 युआन। मैंने पूरे स्टैंड को स्कैन किया। 90% से ज्यादा कार्ड बेकार थे। बाकी में भी सिर्फ 10 या 20 युआन जैसे लागत निकालने वाले इनाम थे। अब समझ आया कि लोग इतनी मेहनत से खुरचने के बाद भी परेशान क्यों थे। मुझे लगा इस दुकान में कोई बड़ा इनाम नहीं है। तभी मेरी नजर सबसे नीचे 30 युआन वाले 10 टाइम्स गुड लक सेक्शन पर पड़ी और वहीं एक टिकट के ऊपर चमक रहा था 100% इनाम 1,000 युआन। मेरी धड़कन तेज हो गई। 1 लाख कोई बम्पर इनाम नहीं था, लेकिन मेरे लिए यह फिर भी बहुत बड़ा अप्रत्याशित फायदा था। मैं शांत रहा। सीधे उस टिकट को उठाना बेवकूफी होती। अगर एक ही टिकट खरीद कर मुझे 1,000 युआन मिल जाते तो मालिक को जरूर शक होता कि मेरी कोई अंदरूनी सांठगांठ है। इसलिए मैंने लापरवाही से 10 टाइम्स गुड लक की गड्डी की तरफ इशारा किया और 5 टिकट मांग ली। इस तरह एक शाह भाजन वाला टिकट और उसके आसपास के कुछ टिकट भी मेरे पास आ गए। मैं 5 कार्ड लेकर पास की मेज पर बैठ गया और सिक्के से धीरे धीरे खुरचना शुरू किया। पहला टिकट कुछ नहीं। उम्मीद के मुताबिक हार मानने का नाटक करते हुए मैंने दूसरा टिकट खुरचा। उसमें भी कुछ नहीं था। तभी पास खड़े एक बड़े भाई ने मुझे देखकर दिलासा दिया कि यह पूरी तरह किस्मत का खेल है और अगर आज दिन अच्छा नहीं है तो खुरचना छोड़ देना चाहिए। मैं उसकी तरफ देखकर बस मुस्कुराया। फिर मैंने तीसरा टिकट उठा लिया। वही टिकट जिसके ऊपर 100% सफलता की दर चमक रही थी। मैंने सबसे पहले जीतने वाला नंबर खुरचा। नंबर था 18। नीचे दिए गए नंबरों को एक एक करके खुरचते हुए जब मैं तीसरी पंक्ति पर पहुंचा, ठीक नीचे साफ साफ 1 लाख रुपए छपे थे। हालांकि मैं पहले से तैयार था, फिर भी जब सच में यह रकम सामने आई तो अपनी गहरी सांस रोक नहीं पाया। मैंने उठती मुस्कान दबाई और टिकट लेकर काउंटर पर चला गया। फिर भोलेपन से मालिक से पूछा कि क्या मैं जीत गया हूँ। मालिक सिर झुकाकर मोबाइल चला रहा था। उसने बेहद अनिच्छा से टिकट लिया और बस एक नजर डाली, लेकिन उसी एक नजर ने उसे ऐसे उछाल दिया जैसे बिजली का झटका लगा हो। वह टिकट देखते हुए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 तक गिनता गया। फिर उसकी आंखें फैल गईं। 1 लाख। वह चिल्ला उठा कि मैंने सच में 1 लाख जीत लिए हैं। 3 साल से वह खुद टिकट खुरच रहा था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए ही जीत पाया था, जबकि मैंने सिर्फ 3 टिकटों में 1 लाख जीत लिया था। सबकी जलन और हसरत भरी निगाहें मेरी तरफ टिक गईं। मैंने जानबूझकर भोलेपन से सिर खुजलाया और ऐसा जताया जैसे यह बस किस्मत की बात हो। चूंकि रकम 10,000 रुपए से ज्यादा थी, इसलिए दुकान से सीधे पैसे नहीं मिल सकते थे। मालिक ने उत्साह से मेरे लिए जीत का प्रमाण पत्र बनाया और मुझे शहर के वेलफेयर लॉटरी सेंटर जाकर इनाम लेने को कहा। इसके बाद मैं टैक्सी लेकर वहां पहुंचा। 20% व्यक्तिगत आयकर चुकाने के बाद 80,000 रुपए सीधे
सीधे मेरे बैंक खाते में जमा हो गए। मेरे पास पहले के बचे हुए पैसे भी थे। खाना खाने के बाद मैं इतनी बड़ी रकम लेकर अपने किराए के कमरे में वापस आया और आराम से सो गया। अगली सुबह धूप की पहली किरण कमरे में आई तो मैंने अपनी नई योजना बना ली थी। पत्थरों का जुआ बहुत जोखिम भरा था और लगातार जीतने पर लोगों की नजर जल्दी पड़ जाती थी। दूसरी तरफ स्क्रैच कार्ड की ऊपरी सीमा बहुत कम थी। लाखों का बम्पर इनाम पूरी तरह किस्मत पर निर्भर करता था। ऐसे में पैसे कमाने का सबसे सही जरिया अब सिर्फ प्राचीन वस्तुएं थीं। जैसा कि कहावत है, अशांति के समय सोना और शांति के समय प्राचीन वस्तुएं। और एंटीक बाजार का खेल पत्थरों के जुए से भी ज्यादा गहरा था, क्योंकि यहाँ 99.9% चीजें नकली होती थी। हाथ जेब में डाले मैं अलग अलग स्टॉलों के सामने घूम रहा था और साथ ही अपनी सफलता की दर से सब कुछ स्कैन कर रहा था। असली होने की दर 0%, आधुनिक हस्तशिल्प फिर 0%, पुरानी बनाई गई टहनियां फिर 0%, यूं के छोटे सस्ते सामान। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मेरी आंखों के सामने बस चुभने वाला 0% ही छाया रहा। कभी कभार 100% असली होने की दर दिखाई देती, लेकिन पास जाकर नीचे के छोटे अक्षर पढ़ता तो पता चलता 100% असली। पिछले हफ्ते का तामचीनी का चाय का मग फिर 100% असली। 80 के दशक का टूटा हुआ तांबे का ताला। यह देखकर मैंने बेबसी में आंखें घुमा दी। इस एंटीक सिटी में अपनी सफलता की दर से नकली चीजों को स्कैन करते हुए मुझे लग रहा था कि फिर से 0% का ही ढेर मिलेगा, लेकिन उम्मीद के उलट स्टॉल के कोने में अचानक एक लाइन तैरती हुई दिखाई दी। असली होने की दर 100%। चिंग राजवंश के कियानलोंग काल का उत्कृष्ट लोब्यूलर रेड सैंडलवुड का जेवर का डिब्बा। यह देखकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। छोटी पत्ती वाला चंदन, और वो भी चिंग राजवंश के कियानलोंग काल का। यह चीज अगर सिर्फ एक खाली डिब्बा भी होती तो नीलामी घर में इसकी शुरुआत ही कम से कम कुछ लाख रुपए से होती। तो मैंने अपनी उत्तेजना दबाई और ऐसा नाटक किया जैसे मुझे एक टूटा हुआ चीनी मिट्टी का कटोरा पसंद आ गया हो। मैंने बूढ़े से उसकी कीमत पूछी। ग्राहक देखकर उसकी डीली पड़ी पलकें तुरंत उठ गईं। उसने कटोरे को सोंग राजवंश के रूभट्ठी का दुर्लभ टुकड़ा बताया। थोड़ा टूटा होने के बावजूद उसका ऐतिहासिक मूल्य बहुत ज्यादा था और उसने सीधे 50,000 रुपए मांग दिए। ये सुनकर मैं मन ही मन हंसा। मेरी आंखों के सामने का डेटा साफ बता रहा था कि यह तो कल ही बनाया गया आधुनिक सिरेमिक था, लेकिन मैंने उसकी पोल नहीं खोली। उल्टा कीमत सुनकर डरने का नाटक किया और कहा कि मैं तो घर सजाने के लिए कुछ सस्ता लेना चाहता हूँ। अगर मेरी माँ को पता चला कि मैंने 50,000 में टूटा कटोरा खरीदा है तो वह मुझे मार ही डालेंगी। बूढ़े ने मुझे रोककर समझाया कि सौदेबाजी ऐसे ही होती है। वह अपनी कीमत बताएगा और मैं अपनी। मैंने कटोरा लेने से मना किया, लेकिन पास रखा पुराना लकड़ी का डिब्बा पसंद आने का नाटक किया। मैंने कहा कि मुहर रखने के लिए मुझे डिब्बे की जरूरत है और इसके 300 रुपए दे सकता हूँ। बूढ़े ने तुरंत दावा किया कि यह रिपब्लिकन काल का शीशम का डिब्बा है और कम से कम 3,000 रुपए का है। मैंने डिब्बे की हल्की लकड़ी और उखड़ी पॉलिश का हवाला देकर ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए देने की बात कही, नहीं तो जाने की धमकी दी। आखिरकार वह 500 रुपए पर मान गया। अंदर से मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन चेहरे पर अनिच्छा बनाए रखी। मोबाइल से 500 रुपए ट्रांसफर किए और तुरंत डिब्बा उठा लिया। हाथ में लेते ही उसके वजन और बनावट ने साफ कर दिया कि यह बिना शक असली चीज थी। मैंने अपनी मुस्कान दबाई और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। कबाड़ी वाले इलाके से निकलते ही मैं सीधे एंटीक सिटी की सबसे बड़ी और शानदार दुकान जुबाओ पेवेलियन में पहुंचा। यहाँ के स्तर वाले लोग कबाड़ देखने तक नहीं जाते थे। मैंने अपने सबसे अच्छे कारीगर को बुलाने को कहा। स्वागत करने वाली लड़की ने मेरे गंदे से लकड़ी के डिब्बे को देखकर हैरानी जरूर दिखाई, लेकिन पेशेवर शिष्टाचार के कारण कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद चश्मा लगाए चीनी पोशाक में एक बुजुर्ग बाहर आए। उन्होंने पहले डिब्बे पर बस एक नजर डाली, लेकिन जैसे ही उनकी नजर नीचे की नक्काशी पर पड़ी उनका चेहरा तुरंत बदल गया। उन्होंने डिब्बे की बारीक काऊ हेयर ग्रेन, पुरानी चमक और नक्काशी को ध्यान से देखा। उनकी नजर में यह साफ था कि डिब्बा लोब्यूलर रेड सैंडलवुड का था और निश्चित रूप से चिंग राजवंश के शाही दरबार के कारीगरों की कारीगरी थी। उन्होंने तुरंत पूछा कि मैं यह चीज कहां से लाया हूं और 3 लाख रुपए की पेशकश कर दी। साथ ही बताया कि खराब रखरखाव के कारण इसकी ऊपरी सतह काफी बिगड़ चुकी है और 3 लाख उनकी दुकान की सबसे ऊंची कीमत है। ये सुनते ही मेरा दिल खुशी से खिल उठा। 500 रुपए में खरीदा और हाथों हाथ 3 लाख। मुनाफा सच में जबरदस्त था, लेकिन चेहरे पर अब भी कोई खुशी नहीं दिखाई। उल्टा मैंने त्योरियां चढ़ाई और कहा कि 3 लाख तो बहुत कम है। आखिर ये कियानलोंग काल की चीज है। अगर जुबाओ पेवेलियन ईमानदारी से सौदा नहीं करेगा तो मैं सामने वाले वान बाउ टावर में जाकर देख लूंगा। मेरी बात सुनकर बुजुर्ग तुरंत घबरा गए। उन्हें पता था कि थोड़ी सफाई और पॉलिश के बाद यही डिब्बा कम से कम 5 लाख में बिक सकता था। इसलिए उन्होंने दांत भींचकर अपनी कीमत बढ़ाकर 3,50,000 कर दी। मैंने तुरंत रुककर सौदा स्वीकार कर लिया। मोबाइल में पैसे आने का मैसेज देखते ही मेरी कुल संपत्ति लगभग 5 लाख के करीब पहुंच चुकी थी। इतने जबरदस्त मुनाफे के बाद अब मुझे और मौके तलाशने में कोई एतराज नहीं था। इसीलिए मैं फिर एंटीक स्ट्रीट की गहराइयों में लौट गया। इस बार मैंने छोटे मोटे कबाड़ वाले स्टॉलों पर ध्यान नहीं दिया, सीधा छोटी दुकानों की तरफ बढ़ा। यहाँ का सामान पहले से बेहतर था। दीवारों पर पेंटिंग और कैलीग्राफी लगी थी, जबकि कांच की अलमारियों में जेड के आभूषण रखे थे। मैं चलते चलते लगातार अपनी सफलता की दर से सब कुछ स्कैन करता रहा। असली होने की दर 0%, फिर 0% और फिर 100%। चिंग राजवंश के अंत का आम भट्ठी का टूटा चीनी मिट्टी का बर्तन जिसे जोड़कर बनाया गया था, यानी कोई अपवाद नहीं। ज्यादातर सामान अब भी कबाड़ ही था, लेकिन जैसे ही मैं एक ऐसी दुकान के पास पहुंचा जो खास तौर पर बेचती थी